फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कोड डेटा की हेल्प के साथ डेटा को परमानेंटली सेव करवाना है लोकली इन डिवाइस और बाद में उसको फैच करवाना है और डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर। टेबल व्यू के रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने हमारे वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियोस आप पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी डिटेल में कैसे टेबल व्यू के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं वो सिखाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आप परसिस्टेंट स्टोरेज जो हमारे पास अवेलेबल होती है एप्पल के अंदर कोर डेटा के थ्रू उसके अंदर हम डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं और बाद में उस डेटा को जो है फैच करवा के जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने मैकबुक के अंदर जो है एक्स कोड के थ्रू जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक टेबल के अंदर जो है डेटा डिस्प्ले किया हुआ है। मैंने पहले से ही जो कोड डेटा के अंदर एंटर्ड है वो डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। और यहाँ पे जो है एक ऐड का जो बटन है जिसके ऊपर प्लस का जो मैंने स्टाइल है वो सेट किया हुआ है, जहाँ कह सकते हो कि प्लस का जो है एक बटन है उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो एक अलर्ट बॉक्स है वो डिस्प्ले हो चुका है। यूआई अलर्ट के थ्रू मैंने इसको जो है डिस्प्ले करवाया है। और यहाँ पे मैं कोई कंट्री का नेम लिखता हूँ। तो चलिए, एक कंट्री का जो नेम है वो यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं, उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं अपने कोड डेटा के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनाडा और जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं जो कनाडा है वो मेरा एक तो कोर डेटा के अंदर परमानेंटली स्टोर हो चुका है और दूसरा वो जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है टेबल व्यू के अंदर। अगर मैं इस ऐप को दोबारा से स्टॉप करके दोबारा से इंस्टॉल करके आपको दिखाऊं, बिल्ड करके आपको दिखाऊं, तो आप देख पाएंगे जो मैंने लास्ट सेव किया था कंट्री, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट में वो यहाँ पे जो है वो परमानेंटली स्टोर हुआ था, इसीलिए वो रिट्रीव हुआ है और यहाँ पे फिर से वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके की एग्जांपल्स हैं आज की हमारी। तो अगर मैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको ब्रीफली दिखा पाऊँ तो आपको बता दूं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हमारी कोड डेटा के अंदर वो है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कोड डेटा बेसिकली है क्या। तो ये कुछ भी नहीं, एक फ्रेमवर्क ही है यूआई किट की तरह ही, जिसके थ्रू हम सारा डेटा जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एनएस परसिस्टेंट कंटेनर। तो ये बेसिकली हमारा काम जो है वो आसान करता है क्रिएट करने का और मैनेज करने का। जो भी कोड डेटा स्टैक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है, एनएस परसिस्टेंट स्टोर कोऑर्डिनेटर है, एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट है। तो इस तरीके के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको जो है मैनेज और क्रिएट करने का काम जो है वो एनएस परसिस्टेंट कंटेनर करता है। आगे हमारे पास है एनएस एंटिटी डिस्क्रिप्शन। तो कहने का मतलब जितनी भी एंट्रीज रिप्रेजेंट होती हैं हमारे परसिस्टेंट स्टोर के अंदर, कहने का मतलब कोड डेटा के अंदर, वो इसी के थ्रू जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएस एंटिटी डिस्क्रिप्शन के थ्रू। एनएस फैच रिक्वेस्ट एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसके थ्रू हम जो है कोड डेटा से डेटा को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। कोड डेटा बेसिकली एनएस ऑब्जेक्ट्स से ही मिलके बना होता है। जैसे आप नॉर्मल डेटाबेस के अंदर आपके पास टेबल्स और उसके अंदर रोज रिकॉर्ड्स होते हैं, उसी तरीके से कोड डेटा के अंदर हमारे पास जो एंटिटीज हैं और उनके अंदर हमारे पास जो पर्टिकुलर रो है उसको हम मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैनेज ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपका एक सिंगल रिकॉर्ड हो गया, कोई भी रिकॉर्ड जो आपने सेव करवाया है परसिस्टेंट स्टोर के अंदर।
तो मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, ये जितने भी मैनेज ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास कोर डेटा के अंदर, तो उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट की। तो आप इन टर्म्स के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, गूगल से सर्च कीजिए और खुद भी थोड़ा बहुत तैयारी कीजिए थ्योरेटिकली। तो प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वाली जो एग्जांपल है वो हम जो है डेवलप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है, इस एग्जांपल को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को ही क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल व्यू विद कोर डेटा। अब बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। लैंग्वेज जो मैं यूज करूंगा वो है स्विफ्ट, और एक ऑप्शन है जो आपने अनेबल करनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है यूज़ कोर डेटा। इसको आपने अनेबल करना है, इसके बिना आपका जो काम है वो नहीं बनेगा। तो आपको ये ऑप्शन जो है यहाँ से इनेबल करनी पड़ेगी, यहाँ फिर अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे आसान यही है कि आप यहाँ पे एक जो चेक बॉक्स है उसको मार्क कर दें और इसको नेक्स्ट कर दें। अब आपने कहीं पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है ताकि सारा डेटा जो आपका उस फोल्डर के अंदर जो है डेटा कह रहा हूँ आपका सोर्स कोड जो है उस फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल व्यू कोर डेटा, क्रिएट कर देते हैं और इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जो मैंने स्विफ्ट का वर्जन यूज़ किया है वो है 5.5 वर्जन 5, और एक्स कोड का जो मेरे पास यहाँ पे वर्जन है वो है 10.2.1, और जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला काम है आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने यहाँ पे जो है एक तो नेविगेशन जो है वो यहाँ पे अनेबल करनी है ताकि आप ऊपर बटन जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एम्बेड करते हैं नेविगेशन कंट्रोलर। तो ये देखिए हमारे पास जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे बार आइटम जो है वो ऐड करनी है। तो लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ से बार बटन आइटम जो है वो ऐड करेंगे। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम आइटम वाली ऑप्शन है यहाँ से सिलेक्ट करना है ऐड। तो चलिए ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है एक प्लस बटन के अंदर। अब हमने इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर लाइब्रेरी के थ्रू जो है टेबल व्यू को ऐड करना है। तो यहाँ से मैं टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब आपने इस टेबल व्यू के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो यहाँ से कंस्ट्रेंट्स सेट करेंगे और चारों साइडों पे आपने जो है 0 0 सिलेक्ट करना है और इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो टेबल व्यू है वो हमारा सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप सेल जो है इसको 1 कर देना है ताकि एक सेल को यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा पाएँ। अब आपने इस टेबल व्यू को व्यू कंट्रोलर के साथ जो है डेटा सोर्स उसका जो डेलीगेट है वो सेट करना है। तो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर, फिर से इसी तरीके से इसको ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर डेलीगेट। तो चलिए डेटा सोर्स और डेलीगेट दोनों सेट हो चुके हैं। अब हमने जो रो की हाइट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 70, और इसी तरीके से टेबल व्यू सेल के अंदर भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 70। अब आपने यहाँ पे जो स्टाइल है वो करना है बेसिक, और आइडेंटिफायर जो है आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं, मगर मैं सेल लिख देता हूँ। इसी नेम को मैं कोडिंग के अंदर यूज करूँगा पर्टिकुलर सेल को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो बन चुका है। अब हमने एक एंटिटी जो है वो ऐड करनी है, कहने का मतलब एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हम कंट्रीज के जो नेम्स हैं वो स्टोर करवा पाएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको टेबल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स सी डेटा मॉडल।
जो इस तरीके की हमारी फाइल है इसके अंदर जाना पड़ेगा और ऐड एंटिटी करना पड़ेगा। अब आपको एंटिटी के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप नेम रखना चाहते हैं एंटिटी का वो रख सकते हैं। मैं कंट्री डेटा रख देता हूँ इसका नेम, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को एक कॉलम की तरह आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री नेम। तो चलिए यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि मैं स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो इसके अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब आपने इस कंट्री डेटा को सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आप देख पाएंगे किसके अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेटा मॉडल इंस्पेक्टर के अंदर है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है कोड जनरेटर। कोड जन यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसके अंदर आपने मैनुअल और नन जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। आप जनरली देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे बस ऑप्शन जो है वो ये वाली सिलेक्ट करनी है। किसी और वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्यों हम कोड जन जो है वो यहाँ पे मैनुअली यूज करते हैं। तो चलिए आगे हमारा जो मकसद है वो है हमने इस एंटिटी की जो क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करनी है। पहले सेव करवा लें इसको एक बार, और अब आपने करना क्या है, एडिटर के थ्रू जो है यहाँ पे क्रिएट एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट सब क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब आपने इसको क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो फाइल जो है यहाँ पे बन चुकी हैं। इनको मैं सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो दोनों फाइलें मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। एक के अंदर मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मेरी कंट्री डेटा जो एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट टाइप की क्लास है वो बन चुकी है। दूसरे के अंदर जो फैच रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे मेरा जो एट्रीब्यूट का नेम था वो भी एज ए वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली काम जो है वो एक्सकोड ने कर दिया है। हम डायरेक्टली इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो क्लासेस हैं वो बन चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने डेटा को सेव करवाने के लिए और डेटा को जो है फैच करवाने के लिए यहाँ पे एक डिफरेंट क्लास यूज़ करेंगे, स्विफ्ट क्लास यूज़ करेंगे, जिसके अंदर सारी कोडिंग और फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड करेंगे। तो काफ़ी एक अच्छा काम रहेगा अगर आप डिफरेंटली जो है एक नई क्लास के अंदर सारा जो वर्क है वो करें और बाकी दूसरी क्लासेस के थ्रू फाइल्स के थ्रू उसको असेस करने की कोशिश करें। तो अब मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड करता हूँ, न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल को ऐड करते हैं यहाँ से। और अब आपने इस स्विफ्ट फाइल का नेम क्या रखना है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ डेटाबेस और साथ में हैंडलर। आप नेम कोई भी रख सकते हैं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली डेटाबेस हैंडलर एक क्लास का नेम जो है वो रख दिया है। इसको मैं सेव करवा देता हूँ स्विफ्ट फाइल को। अब हमने यहाँ पे जो है सबसे ऊपर पहले इंपोर्ट करना है कोड डेटा को, फिर हम इंपोर्ट करेंगे UI किट को। तो चलिए अब हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है। क्लास का नेम आपने रखना है डेटाबेस हैंडलर। मैं इन विंडोज़ को जो है हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे दो फंक्शंस क्रिएट करने हैं। एक है यहाँ पे सेव डेटा, और इसके अंदर पैरामीटर भी हम यूज़ करेंगे, कंट्री नेम इसको पास करेंगे। कोई भी डिफरेंट क्लास इस क्लास के थ्रू सेव डेटा मेथड को कॉल कर सकती है, उसको कंट्री नेम भेज सकती है ताकि हम उस कंट्री नेम को जो है कोड डेटा के अंदर स्टोर करवा पाएँ। तो ये था हमारा पहला मेथड। अब हमने यहाँ पे एक दूसरा मेथड और क्रिएट करना है जिसको हम नाम रखेंगे जिसका फैच डेटा, और इसके थ्रू हम रिटर्न करेंगे, एरे रिटर्न करेंगे, मगर वो किस टाइप की होगी, जो कंट्री डेटा हमने यहाँ पे एंटिटी क्रिएट की है उसकी जो क्लास यहाँ पे बनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जो कंट्री डेटा क्लास बनी है इसको एरे काफ़ी सारे जो इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम यहाँ पे फैच डेटा के थ्रू जो है रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे भी इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो लगा देते हैं और रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे एक एरे यहाँ पे कोशिश करते हैं रिटर्न करने की। तो चलिए अब हमने जो है कोडिंग करनी है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले सेव डेटा की जो कोडिंग है वो हम करते हैं। यहाँ पे कोडिंग काफ़ी इजी है। जब भी आपने
कोर डेटा को यूज़ करना हो तो सबसे ऊपर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, और फिर आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐप डेलीगेट के अंदर एक्स कोड जो है वो ऑटोमेटिकली कोर डेटा के रिलेटेड जो कोड है वो अपने आप जो है यहाँ पे ऐड कर देता है। परसिस्टेंट कंटेनर का कोड यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे सेव कंटेक्स्ट का कोड यहाँ पे आ चुका है। तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे अपने डेटाबेस हैंडलर क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है ऐप डी, इसको ऐप डेलीगेट भी कह सकते हो। आपको यूआई एप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पे यूआई एप्लीकेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेलीगेट, इस तरीके से इंस्टांस को जो है यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा ऐप डेलीगेट के थ्रू। तो ऐप डेलीगेट का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम ऐप डेलीगेट के थ्रू ही कॉन्टेक्स्ट को जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, और ऐप डी के थ्रू जो है परसिस्टेंट कंटेनर के थ्रू जो व्यू कंटेक्स्ट है उसके थ्रू जो कंटेक्स्ट है उसको हम रिट्रीव करेंगे और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब हमने जो है एक एंटिटी डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो नया ऑब्जेक्ट है, जो एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टोर करवाना चाहते हैं, वो क्रिएट करेंगे। जैसे आप टेबल के अंदर रो का डेटा स्टोर करवाते हैं, उसी तरीके से हम इस रो को जो है एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं कोर डेटा की लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट कंट्री ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल लेते हैं, और एनएस एंटिटी डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक नया ऑब्जेक्ट, और जो एंटिटी है वो यहाँ पे एंटिटी का नेम हम देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एंटिटी हमने ली थी वो थी कंट्री डेटा। तो इसी को हम यहाँ पे कोड के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री डेटा, और कहाँ पे इसको इंसर्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कॉन्टेक्स्ट हमने ऐप डेलीगेट के थ्रू यहाँ पे रिट्रीव किया है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो मेरा कंट्री ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक और बता देता हूँ, इसकी भी जो आपको टाइप कास्टिंग है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देते हैं कंट्री डेटा के अंदर। तो मैंने टाइप कास्टिंग जो कर दी है, अब हम कंट्री ऑब्जेक्ट के अंदर जो है स्टोर करवाएंगे कंट्री नेम। कंट्री नेम कहाँ से आएगा, जो डेटा आप यहाँ पे इसको पास करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट के कंट्री नेम के अंदर स्टोर होगा। चलिए यहाँ पे मैंने कर दी है। अब मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है, मगर ऑब्जेक्ट को सेव करवाने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट का जो सेव मेथड है वो कॉल करना पड़ेगा। तो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का जो सेव मेथड है वो किसी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, इसलिए हमें डू कैच के अंदर इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं डू ट्राई कैच लेना पड़ेगा, यहाँ पे कैच भी ले लेता हूँ। इसके अंदर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी एक्सेप्शन एरर रेज होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र को मैसेज, यहाँ पे लिखेंगे एरर हैज़ बीन अकर्ड ड्यूरिंग सेव डेटा। चलिए यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब डू के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू लिखेंगे ट्राई, और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है सेव करवाएंगे। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो देखेंगे कि यहाँ पे थ्रोस कहने का मतलब ये जो मेथड है ये एक्सेप्शन को रेज कर सकता है, इसलिए हमने ट्राई के थ्रू इसको यूज़ किया। और यहाँ पे एक प्रिंट के थ्रू मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि डेटा हैज़ बीन सेव्ड। तो चलिए यहाँ पे ये भी हमारा जो कोड है वो बन चुका है। यहाँ पे इसको मैं जो है कर देता हूँ क्लियर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेरी सेव वाली कोडिंग है वो हो चुकी है। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, मैं पहले ऐप डेलीगेट का जो एक वेरिएबल है वो क्रिएट किया, फिर हमने उसके थ्रू कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया, फिर हमने एक एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया एंटिटी डिस्क्रिप्शन के थ्रू। फिर हमने उसके अंदर जो कंट्री नेम है उसके अंदर जो भी हम इस मेथड को डेटा पास करेंगे वो सेव करवाया। फिर हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सेव को कॉल किया ताकि हम एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट को जो है वो कोर डेटा के अंदर स्टोर करवा पाएँ। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है फेच डेटा जो है
उसको कोड करना है। तो फैच डेटा को कोड करना भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले एक एरे वेरिएबल लेते हैं, सी डेटा, कहने का मतलब कंट्री डेटा, और यहाँ पे वो किस टाइप का होगा, कंट्री डेटा टाइप का होगा। ये एक हमने एरे यूज़ कर ली। अब हमने यहाँ पे उसी तरीके से ऐप डी शेयर्ड डेलीगेट, इसको टाइप कास्ट करना है ऐप डेलीगेट। तो ये वेरिएबल एक ऐप डेलीगेट का हमने क्रिएट किया। फिर हमने उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया ऐप डी के थ्रू, डॉट परसिस्टेंट कंटेनर डॉट व्यू कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए हमारे पास जो ऐप डेलीगेट की रेफरेंस है वो भी आ चुकी है, कॉन्टेक्स्ट भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। अब हमने जो फैच रिक्वेस्ट है उसको कॉल करना है। तो फैच रिक्वेस्ट को कॉल करने के लिए भी हमें उसको डू कैच ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक्सेप्शन जो है वो रेज करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैच, और कैच के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एरर अकर्ड ड्यूरिंग फैच रिक्वेस्ट। तो इस तरीके का जो मैसेज है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू करवाया प्रिंट। अब हमने डू के अंदर जो कोडिंग है वो करनी है। तो जो भी फैच स्टेटमेंट जैसे ही हम कॉल करेंगे तो उसके थ्रू हमारे पास जो कंट्री डेटा की एरे है वो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होगी। सी डेटा के अंदर हम उसको स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डेटा इज इक्वल टू ट्राई लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है फैच को यूज करेंगे। और फैच को हम कहाँ से यूज करेंगे, जो कंट्री डेटा है हमारा उसके अंदर भी हमने फैच एक रिक्वेस्ट है जो एक्स कोड ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम कॉल करेंगे कंट्री डेटा के थ्रू। तो इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया कंट्री डेटा डॉट फैच रिक्वेस्ट, और इसको भी टाइप कास्ट तो करना ही पड़ेगा आपको, और इसको टाइप कास्ट कर देते हैं कंट्री डेटा एरे के अंदर। तो चलिए यहाँ पे सी डेटा के अंदर डेटा हमारा आ चुका है। अब हमने सिंपली करना क्या है, इसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट जो लास्ट में है इसके थ्रू जो सी डेटा है वो हम रिटर्न करेंगे, और इसको एक बार जो है हम सेव करवा देते हैं। अब हमारे पास दोनों कोडिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, सेव डेटा की कोडिंग भी हो चुकी है। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके फैच डेटा भी की कोडिंग भी जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने जो है यहाँ पे जो डेटाबेस हैंडलर है उसको भी कोड कर दिया है। अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो है टेबल व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए और किस तरीके से डेटा हैंडलर डेटाबेस हैंडलर क्लास को यूज करना है वो हम सीखेंगे। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू पहले मैं टेबल व्यू और इस बार बटन का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। आईबी एक्शन जो है इसका यूज करेंगे। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के थ्रू चलते हैं, और यहाँ पे मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। व्यू कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले आपने इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो इसका मैं नेम रख देता हूँ माई टेबल, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने जो है यहाँ पे इस बार बटन आइटम का जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड न्यू डेटा। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़े यहाँ पे मैंने आईबी आउटलेट और आईबी एक्शन जो है वो दोनों क्रिएट कर दिए हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यूआई टेबल व्यू के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल को ऐड करेंगे, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और दूसरा यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो ये दोनों प्रोटोकॉल आपने यूज करने हैं ताकि आप डेटा को डिस्प्ले करवा पाएं। तो यहाँ पे जैसे मैं सेव करूंगा आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे जो मैसेज है वो लिखा आ चुका है कि हर एक क्लास जो किसी प्रोटोकॉल को यूज करती है उसको कंफर्म करने के लिए जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड मेथड्स होते हैं वो आपको कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं फिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख पा रहे हैं दो मेथड जो है मेरे पास निकल के आए हैं जिनको आपको कोड करना कंपलसरी है। इनको मैं कंट्रोल कमांड एक्स करने के बाद कमांड भी यहाँ पे लास्ट पे जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने करना क्या है, अब हमने जो यहाँ पे कोड लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे वॉर, वेरिएबल का नेम आपने रखना है कंट्री, किस टाइप का होगा ये यूआई टेक्स्ट फील्ड टाइप का होगा।
क्यों हमने यूज़ किया है, क्योंकि हम अलर्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एक यूआई टेक्स्ट फील्ड नाम का वेरिएबल जो है वो यूज़ किया है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला स्टेप आपने यहाँ पे करना है, आपने और भी वेरिएबल जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और यूज़ कर लेते हैं, सी डेटा। जो डेटा फैच रिक्वेस्ट से रिटर्न होगा वो सी डेटा के अंदर स्टोर होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंट्री डेटा नाम की एक एरे पहले से ही यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब हमने करना क्या है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन लोड हो तो व्यू डिड लोड मेथड के अंदर आपको जो फैच रिक्वेस्ट है या आप कह सकते हो जो डेटा है वो आपने सेव करवाना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सिंपली जो है टेबल को जो है वो रीलोड करूँगा। जैसे ही व्यू डिड लोड मेथड आपका कॉल हो तो मैं माई टेबल के थ्रू जो है इसको रीलोड करूँगा। तो चलिए अब हमने आगे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो हमारा स्टेप है वो है हमने जो कोड लिखना है वो लिखना है। पहले इसको कोड कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए टेबल व्यू के अंदर रिटर्न करते हैं, जितनी भी सी डेटा के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतनी रोज जो है वो यहाँ पे हम जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो आगे जो है कोड लिखना है वो लिखना है इस सेल फॉर रो एट के बारे में। तो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं लेट सेल इक्वल टू, यहाँ पे माई टेबल के थ्रू जो है कॉल करते हैं डी क्यू मेथड, डी क्यू रीयूजेबल मेथड, और यहाँ पे सेल आइडेंटिफायर हम लिखेंगे सेल। तो ये कहाँ से आया सेल, तो मैंने पहले ही आपको बताया था जब भी आपने यहाँ पे टेबल के अंदर जो सेल क्रिएट करना है उसका जो आइडेंटिफायर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो मैं उसी को कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ। और चलिए इसको आगे हमने करना है। सेल के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट लेबल अवेलेबल है उसके अंदर हम टेक्स्ट को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, सी डेटा से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू सेट करेंगे। और उसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट होगा, कंट्री नेम। तो चलिए इस सेल को जो है हम रिटर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो सेल को क्रिएट करने का कोड भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने डेटा को ऐड कैसे करवाना है उसके लिए यहाँ पे जो हमारा आईबी एक्शन है उसको हम कोड करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले हमने यूआई अलर्ट कंट्रोलर को यूज़ करना है ताकि हम जो बॉक्स है जिसके थ्रू डेटा ऐड होना है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायलॉग मैसेज, एक वेरिएबल लेते हैं और यूआई अलर्ट कंट्रोलर को यूज़ करेंगे। यहाँ पे थर्ड वाला मेथड यूज़ करेंगे। टाइटल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऐड डेटा, और मैसेज क्या प्रिंट करवाएंगे, एंटर कंट्री नेम, और यहाँ पे प्रेफर्ड स्टाइल कौन सा होगा, डॉट अलर्ट आपने लगाना है। अलर्ट शीट नहीं हमने यूज़ करनी, हमने सिंपली अलर्ट क्लास यूज़ करनी है। अब हमने यहाँ पे बटन्स को ऐड करना है। तो बटन्स को किस तरीके से ऐड करना है वो अब हम यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम बटन जो ऐड करेंगे वो करेंगे ओके बटन। तो उसके लिए ओके एक्शन यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, यूआई अलर्ट एक्शन को यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे टाइटल क्या देना है, ओके, और स्टाइल कौन सा होगा, डिफ़ॉल्ट स्टाइल यूज़ करना है। और हैंडलर को जैसे ही आप हैंडलर के ऊपर इसको हाईलाइटेड करें आपने एंटर प्रेस करना है। और अब आपने यहाँ पे लिखना है एक्शन। तो ये हमारा जो क्लोजर है वो बन चुका है। क्लोजर के अंदर हमने इसको कोड को लिखना है। तो क्लाउजर के अंदर जो कोडिंग लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़र जैसे ही ओके बटन के ऊपर क्लिक करे तो क्या यहाँ पे होना चाहिए, क्या यहाँ पे आपने एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ न्यू कंट्री नेम, और इसको कहाँ से लेना है, सेल्फ कंट्री जो आपका यहाँ पे यूआई टेक्स्ट फील्ड लिया है यहाँ से, इसके अंदर से जो टेक्स्ट जो भी आप यूज़र टेक्स्ट एंटर करेगा वो हमने स्टोर करवाना है एक वेरिएबल के अंदर। अब हमने यहाँ पे DH एक वेरिएबल लेना है जिसको हम किस टाइप का लेंगे, डेटाबेस जो हैंडलर क्लास है उस टाइप का। तो इसके थ्रू हम जो है DH के थ्रू जो है सेव डेटा जो है वो कॉल करेंगे।
सी नेम के थ्रू हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे जो न्यू कंट्री नेम है ये पास करेंगे। और अब हमने जो है सेल्फ डॉट सी डेटा के अंदर पहले हमने डेटा को स्टोर करवाना है और फिर हमने डेटा को फैच करवाना है, ताकि हम जो हमारा टेबल व्यू है उसको रिफ्रेश कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने डी के थ्रू जो है फैच रिक्वेस्ट को कॉल करना है और सेल्फ डॉट माई टेबल को क्या करना है, आपने रीलोड करना है। तो इसको मैंने डेटा को रीलोड कर दिया। ये हमारा जो परफॉर्म होगा एक्शन वो होगा ओके बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद। अब हमने यहाँ पे एक कैंसिल बटन भी प्रोवाइड करना है यूज़र को, तो उसके लिए कैंसिल एक्शन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, UI अलर्ट एक्शन यूज़ करेंगे। अब हमने टाइटल के अंदर लिखना है कैंसिल और यहाँ पे जो स्टाइल है उसका वो हमने लिखना है कैंसिल। और यहाँ पे जैसे हाईलाइटेड हो आपका UI अलर्ट एक्शन के ऊपर आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हमने अब क्लोजर का जो कोड है वो लिखना है। तो सिंपली हम लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कैंसल्ड द ऑपरेशन। चलिए यहाँ पे कैंसिल द ऑपरेशन हमने लिख दिया है, सिंपली मैसेज प्रिंट करवाना है। अब हमने जो हमारे पास यहाँ पे ओके बटन वाला एक्शन और कैंसिल बटन वाला एक्शन वो हमने डायलॉग जो UI अलर्ट कंट्रोलर का जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड एक्शन और एक्शन कहाँ से आएगा, ओके एक्शन। और इसी तरीके से डायलॉग डॉट ऐड एक्शन और यहाँ पे हम लिखेंगे कैंसिल एक्शन। और अब हमने यहाँ पे जो है डायलॉग के अंदर जो है टेक्स्ट बॉक्स को भी ऐड करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे जो क्लाउजर है इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये क्लाउजर बन चुका है। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड इसका एक नेम्ड लेना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड। अब हमने इसके अंदर कोड लिखना है सेल्फ डॉट कंट्री, इसको सेट करना है टेक्स्ट फील्ड के साथ। और अब आपने प्लेस होल्डर जो है वो भी ले सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो उसको इस तरीके से आप सेट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप कंट्री नेम। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ प्रेजेंट। और अब आपने यहाँ पे लिखना है डायलॉग मैसेज और आगे एनिमेशन जो है आपने ट्रू करनी है। और जो कंप्लीशन आपका कंप्लीट होने के बाद जो कोड है कौन सा एग्जीक्यूट यहाँ पे आपने नील लिखना है। चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो कोडिंग है डेटा ऐड करवाने की और डिस्प्ले करवाने की दोनों की एक साथ यहाँ पे कर दी है। अब हमारा जो कोड है बिल्कुल तैयार है। अब इस एग्जांपल को एक बार रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। सिमुलेटर के अंदर जो ऐप जो मेरी है वो बिल्ड हो चुकी है यहाँ पे प्रॉपर्ली विदाउट किसी एरर के। और यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो आप देख पाएंगे यहाँ पे आ चुका है। कोई भी डेटा अभी तक हमने कोर डेटा के अंदर स्टोर नहीं किया, तो इसको मैं एक बार ऐड करता हूँ। आप देख पा रहे हैं जो अलर्ट बॉक्स है वो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के साथ डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक कंट्री ऐड कर देता हूँ और जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंट्री मेरी है वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले हो चुकी है और साथ ही साथ जो है कोर डेटा के अंदर भी वो परमानेंटली स्टोर हो चुकी है। एक कंट्री और ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं श्रीलंका लिखता हूँ और जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे श्रीलंका भी लिखा आ चुका है। और अगर मैं इसको ऐड करूँ और कैंसिल के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो कैंसिल द ऑपरेशन मैसेज है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ, एप्लीकेशन को फिर से रन करता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि जो मेरा कोर डेटा के अंदर डेटा स्टोर है क्या वो रिट्रीव होता है। तो यहाँ पे रिट्रीव नहीं हुआ, तो इसको अब हम एक बार देख लेते हैं ये क्यों नहीं रिट्रीव हुआ। तो इसको रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम व्यू डिड लोड के अंदर हम जो फैच रिक्वेस्ट है वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी डेटा इज इक्वल टू और यहाँ पे वेरिएबल भी एक लेना पड़ेगा आपको डेटाबेस हैंडलर क्लास का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट डी इज इक्वल टू डेटाबेस हैंडलर और यहाँ पे डी के थ्रू जो है फैच डेटा मेथड को जो है वो कॉल करते हैं। अब हम माई टेबल को जो है वो रीलोड करेंगे। तो चलिए अब
जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो पहले क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो कोर डेटा से रिट्रीव होगा और टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 2 कंट्रीज मैंने पहले से ही ऐड की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से कोर डेटा के अंदर डेटा को आप ईजिली सेव करवा सकते हैं और उसको बाद में डिस्प्ले करवा सकते हैं रिट्रीव करने के बाद टेबल व्यू के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि अपकमिंग वीडियो आप किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।